नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी के बारे में जो हाल ही में प्रकाशित करी गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषाओं को लेकर। इस स्टडी में ये क्लेम किया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दक्षिण भारतीय द्रविडियन भाषाओं से मिलती जुलती भाषा बोला करते थे। तो आज की द्रविडियन भाषाएं नहीं, ऐसा नहीं है कि तमिल कन्नड़ा ये भाषाएं नहीं, बल्कि जो एंसेस्ट्रल द्रविडियन लैंग्वेजेस है, हालांकि है उसी ग्रुप की, लेकिन पुरानी एंसेस्ट्रल द्रविडियन लैंग्वेजेस जो आज शायद एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, वो लैंग्वेजेस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बोला करते थे। ये साबित करने के लिए स्टडी ने जो लिंक्स दिए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो। तो इस प्रकार की स्टडीज़ आपको अप टू डेट रखेंगी और जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं आईवीसी में वो आपको मालूम होने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझसे इस आईडी पर जुड़ सकते हैं और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट दोनों में आपको देखने को मिलेगा। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आई होप मुझे आपको बताना ना पड़े। बेसिक आइडिया आप सभी को होगा। एक बहुत पुरानी सभ्यता जो हजारों साल पहले मौजूद थी। आज का जो पाकिस्तान का क्षेत्र है और भारत का क्षेत्र, दोनों में पाई जाती है। इसे पहले हड़प्पन सभ्यता कहा जाता था, हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि जो पहली बड़ी साइट डिस्कवर हुई थी दैट वाज हड़प्पा। लेकिन अब साइट्स पूरे भारत में और पाकिस्तान में डिस्कवर हो चुकी हैं, तो इसीलिए इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इस सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण अवशेषों में से एक है यहाँ की सील। तो ये वाली जो सील है ये बहुत जगह हमें मिली है और इन सभी सीलों में एक चीज़ कॉमन है। एक तो किसी जानवर की आकृति होगी और ऊपर कुछ लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ जो है ये एक प्रकार की ऐसी राइटिंग है जो पिक्टोग्राफिक है, यानी कि चित्र के माध्यम से ये समझाना चाहती है कि क्या लिखा है। आपकी किस्मत अच्छी है कि ये अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है, हमें नहीं मालूम कि ये सब क्या लिखा हुआ है, वरना ऐसे ही आपका सिलेबस बढ़ जाता। लेकिन कई हिस्टोरियंस इस पर लगातार काम कर रहे हैं और बिल्कुल पॉसिबल है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर ये स्क्रिप्ट डिसाइफर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये नहीं मालूम कि हड़प्पन लैंग्वेजेस किस प्रकार से क्या कहना चाहती थी। लेकिन इस भाषा को बेहतर समझने के लिए एक रिसर्चर हैं जिन्होंने इस पर पेपर पब्लिश किया है और ये उस पेपर का नाम है, आप चाहें तो खुद इसे पढ़ सकते हैं अगर आपको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। तो हम इस पेपर को डिस्कस करें उससे पहले आपको एक बात और बतानी ज़रूरी है। देखिए, दुनिया में जितनी भी भाषाएं आज बोली जाती हैं उनको हम कई ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। भारत में जो मुख्य रूप से भाषाएं बोली जाती हैं उनमें उत्तर और मध्य भारत में आती हैं इंडो यूरोपियन ग्रुप की भाषाएं। तो ये जो भाषाएं हैं ये यूरोप में बोले जाने वाली भाषाओं से सिमिलर हैं, बिल्कुल एक जैसी नहीं है। अब आप कहोगे कि हिंदी और जर्मन में क्या समानता है, तो देखो ऐसे डायरेक्टली कोई समानता नहीं है, लेकिन ये एक ही परिवार की भाषाएं हैं, ठीक है। इंडो यूरोपियन या इनको इंडो आर्यन लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। और जो दक्षिण भारत में भाषाएं बोली जाती है इनको द्रविडियन ग्रुप का माना जाता है, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग है इंडो आर्यन या इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस से। उत्तर पूर्व भारत में सीनो टिबेटन लैंग्वेज ग्रुप की भाषाएं बोली जाती है। तो इस प्रकार से कई सारे भाषा के ग्रुप्स हैं, जो ये मैंने आपको केवल बड़े बड़े ग्रुप्स बताए हैं। तो बस इसको एक बार दिमाग में रखना कि ये इंडो आर्यन और ये द्रविडियन। अब अगर आप एक बेसिक कॉमन सेंस यूज करें तो आपको पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्र ये है, यानी कि पाकिस्तान और उत्तर भारत। तो यहाँ पर जो भी भाषा उस समय भी बोली जाती होगी वो इंडो आर्यन से थोड़ी सिमिलर होनी चाहिए, उसके समान होनी चाहिए। तो ये द्रविडियन भाषाएं यहाँ पर कैसे बोली जा रही हैं, तो इसी की जो गुत्थी है ये अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इन रिसर्चर ने क्या करा, अपने पेपर में इन्होंने बताया है कि प्रोटो वर्ड्स पे इन्होंने फोकस किया है, क्योंकि अब हड़प्पा की भाषा तो हमें पता नहीं है कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो इन्होंने दूसरे प्रोटो वर्ड्स, बिल्कुल सिंपल जो शब्द हैं उन पर फोकस किया और ये प्रोटो वर्ड्स दूसरी भाषाओं में चेक किए जो उस समय पैरेलल सिविलाइजेशंस चल रही थी, उनसे इसका कंपैरिजन किया गया। तो हिस्टोरिकल और लिंग्विस्टिक दोनों प्रकार के एविडेंस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। प्रोटो वर्ड्स क्या होते हैं, बिल्कुल सादे सिंपल शब्द, जैसे पानी का शब्द, पॉटरी, टॉयज, ग्रेट बाथ, बिल्कुल इस प्रकार के जो सिंपल से शब्द हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज़्यादा लंबे या ऐसे कोई सेंटेंस वाले शब्द नहीं है, उन पर फोकस नहीं किया। बिल्कुल सिंपल से प्रोटो वर्ड्स पर फोकस किया और ये देखा कि ये शब्द दूसरी भाषाओं में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, किस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं। और इसी के माध्यम से इन्होंने ये हाइपोथेसिस रखा है कि एंसेस्ट्रल द्रविडियन भाषाएं और इंडस वैली के शब्दों में समानता है। तो इस स्टडी में जो एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताऊंगा। तो उस एग्जाम्पल को समझने के लिए एक फैक्ट और आपके दिमाग में होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब यहाँ पर फल फूल रही थी
तब उसी समय यहाँ आज के इराक वाले क्षेत्र में मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन और यहाँ इजिप्ट में नील नदी के किनारे इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी। तो ये सभी जो हैं ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस हैं जो आज से लगभग 6000 साल पहले, यानी कि आप अगर वैसे देखें तो 4000 BC से लेकर 2000 BC के बीच में थी। एक रफ टाइम पीरियड बता रहा हूँ, किसी का एग्जैक्ट नहीं है, एक आइडिया लेने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 6000 साल पहले ये सिविलाइजेशंस पैरेलल में एग्जिस्ट कर रही थी, मेसोपोटेमिया, इंडस वैली और यहाँ पर इजिप्ट, और इनके बीच में अच्छा खासा व्यापार था। इसके हमें बहुत प्रमाण मिले हैं दोनों जगह, मेसोपोटेमिया में भी और यहाँ इंडस वैली की साइट में भी। तो ये वो मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन है जो टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के किनारे थी, और इंडस वैली इंडस नदी के किनारे, और यहाँ पर नाइल नदी के किनारे। अब यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा है उसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, डिसाइफर नहीं कर पाए, लेकिन मेसोपोटेमिया की भाषा काफ़ी हद तक डिसाइफर्ड है, और नाइल वाला जो डेल्टा रीजन है यहाँ पर जो सिविलाइजेशन थी उसकी भाषा भी डिसाइफर कर पाए हैं। और इन भाषाओं को एनालाइज करने पर यह पता चलता है कि इनमें कुछ शब्द समान हैं, जैसे कि हाथी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है ब्रॉन्ज एज मेसोपोटेमिया में वो पीरी या पीरू है। हुरियन पार्ट ऑफ अमारना लेटर, अमारना क्या है, इजिप्ट का एक इलाका है, तो इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है वहाँ पर 1400 BC के आसपास जो एलिफेंट का शब्द इस्तेमाल होता था वो भी इसी तरह से प्रोनाउंस होता है, कुछ कुछ पीरी पीरू। और जो पर्शियन डॉक्यूमेंट्स हैं 6th सेंचुरी BC, यानी कि आज से लगभग 2600 साल पुराने पर्शिया ईरान वाले एरिया में मिलने वाले डॉक्यूमेंट्स, वो हाथी दांत को पिरस के रूप में लिखते हैं। तो इस रिसर्च में ये कहा गया है कि इन सभी शब्दों का जो रूट वर्ड है जहां से ये सभी निकल कर आए हैं वो शब्द है पीलू, और ये प्रोटो द्रविडियन भाषा से लिया गया है। अब प्रोटो द्रविडियन इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि आज की जो द्रविडियन भाषाएं हैं उनमें अगर हाथी या हाथी दांत का अगर शब्द देखा जाए तो वो सिमिलर है, पल, पेल, पिल, मतलब अलग अलग देखो प्रोनाउंसिएशन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज। द्रविडियन ग्रामर और फोनोलॉजी यानी कि शब्दों को किस प्रकार से प्रोनाउंस किया जाता है उसको स्टडी करने पर पता चलता है कि हाथी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आज भी पल, पल्लव, पिल्लुवम ये सिमिलर है आज के समय में भी। और उस समय जो प्रोटो द्रविडियन यानी कि पुरानी द्रविडियन जो भाषाएं थी उसमें भी दांत के लिए यही शब्द इस्तेमाल होता था। तो हाथी दांत, दांत, आइवरी, इन सब से इसका रिलेशन है। तो यही शब्द हाथी दांत वाला मतलब हाथी को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल होता था। तो इस प्रकार से मेसोपोटेमियन और इजिप्ट की जो ये सिविलाइजेशंस हैं इनमें और दक्षिण भारतीय भाषाओं में जो शब्द हैं वो कॉमन है। तो मेसोपोटेमिया और इजिप्ट के साथ इन प्रोटो द्रविडियन भाषाओं का लिंक था, लेकिन अब बीच में सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से आ जाती है, तो उसका लिंक ये है कि इन मेसोपोटेमिया इजिप्ट वाले एरियाज में हाथी बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो जो भी हाथी दांत यहाँ पर सप्लाई होता था वो सारा का सारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्षेत्रों से आता था। देखो इराक और इजिप्ट के जो डेजर्ट एरियाज हैं वहां पर हाथी विचरण नहीं करते, हाथी कभी नहीं पाए गए थे वहां पर, आज भी नहीं मिलते हैं। तो वहां की भाषाओं में हाथी के लिए शब्द होना पॉसिबल नहीं है। जहां पर हाथी मिलते हैं वहीं पर हाथी के लिए कोई शब्द हो सकता था, और वो इंडस वैली के लोग जो हैं वही इन्हें हाथी दांत सप्लाई किया करते थे। आइवरी के साथ, हाथी दांत के साथ साथ जो अपनी भाषा का शब्द है वो भी इन सभ्यताओं में ट्रांसफर कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता ने हाथी दांत के साथ साथ जो हाथी का या हाथी दांत का शब्द है वो भी इन्हें एक्सपोर्ट कर दिया। और इस पूरे क्षेत्र में जो भविष्य की भाषाएं हैं उनमें ये सेम वर्ड कंटिन्यू होता है। तो आगे चलकर जो मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन तो खत्म हो गई थी, उसके बाद जो दूसरी भाषाएं यहाँ की हैं इसी एरिया की, चाहे वो अकेडियन हो, एलामाइट, हुरियन या पुरानी पर्शियन लैंग्वेज, उन सब में ये जो हाथी या दांत से संबंधित रूट वर्ड है वो सेम है। इसी से सिमिलर एक और स्टडी आई थी 2 साल पहले, वो भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जो वेस्ट एशिया यानी कि इस क्षेत्र में बैल पाए जाते हैं उनका जब जेनेटिक एनालिसिस किया गया तो वो यहाँ भारत पाकिस्तान वाले क्षेत्र से सिमिलर पाए गए। तो ये हाइपोथेसिस आया था कि इंडस वैली के जो बैल हैं उन्हीं से वेस्ट एशिया के बैल ब्रीड किए गए थे। तो आज भी वहाँ पर जेनेटिक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। अच्छा, अब फिर से हम हमारी अभी रिसेंट वाली स्टडी पर आ जाते हैं। तो देखो ये जो पीलू वर्ड है दांत के लिए डिनोट होता है, इसका एक और लिंक इसी स्टडी में बताया गया है। मिसवाक पेड़ जिसका इस्तेमाल दांतों को साफ करने के लिए किया जाता है कई कल्चर्स में, भारत में भी होता है, उसके लिए भी यही शब्द है पीलू। तो वो दांत से रिलेटेड था इसलिए इसका ये वर्ड हो गया। और कई एरियाज में इस पेड़ का, मिसवाक पेड़ का नाम यही है।
भारतीय आयुर्वेद और अरेबिक यूनानी दवाइयों के जो सिस्टम्स हैं, मेडिसिन सिस्टम है, उनमें इस पेड़ को पीलू कहा जाता है और ये पेड़ इंडस वैली के लोग भी इस्तेमाल करते थे। इसके हमें पूरे प्रमाण मिले हैं। आज भी पाकिस्तान वाले एरिया में ये पेड़ बहुत ही कॉमन है। तो इसका मतलब यही है कि ये जो शब्द है ये भी दांत से जुड़ा हुआ है और प्रोबेबली ये इंडस वैली वाले क्षेत्र से ही ट्रैवल करके इन एरियाज में पहुंच गया था और वहां की भाषाओं में आज भी कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन इसी पेपर में ये राइटर ये भी कहती हैं कि इंडस वैली में कोई एक भाषा नहीं बोली जाती थी। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान, नॉर्थ इंडिया, इतने बड़े एरिया में मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन किसी एक प्रोटो द्रविडियन भाषा को बोलता होगा, लेकिन क्योंकि प्रोटो द्रविडियन शब्द दूसरे सभ्यताओं तक पहुंच गए थे तो इसके चांसेस ज्यादा हैं कि प्रोटो द्रविडियन या पुरानी द्रविडियन भाषा शायद काफी यहाँ पॉपुलर रही होगी। जैसे आज उत्तर भारत के अंदर हिंदी बहुत पॉपुलर है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस इज हिंदी। तो उसी प्रकार से हो सकता है कि एंसेस्ट्रल द्रविडियन भाषा जो है वो ज्यादा पॉपुलर हो, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही भाषा बोली जाती थी। आज भी अगर हम इस क्षेत्र में देखें तो एक नहीं बल्कि कई भाषाएं देखने को मिलती हैं और ये भाषाएं अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप से हैं। इंडो आर्यन, द्रविडियन लैंग्वेजेस भी यहाँ पर देखने को मिलती है। जी हाँ, आज भी देखने को मिलती है। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है उसमें ब्राही नाम के लोग रहते हैं और ये ब्राही लैंग्वेज बोलते हैं जो भारत की द्रविडियन भाषाओं से सेम है और इनके बीच में कोई ज्योग्राफिकल कनेक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं लगभग 1500-2000 किलोमीटर डिस्टेंस है इनके बीच में। तो ये ब्राही भाषा आसपास की दूसरी भाषाओं से बिल्कुल अलग है। बलूचिस्तान में केवल कुछ लोग इसको बोलते हैं, लगभग 22 लाख की आबादी बची है जो इसको अब बोलती है अभी भी, और ये एक द्रविडियन भाषा है। और यहाँ पर बाकी जितनी भी भाषाएं हैं वो सारी इंडो आर्यन ग्रुप की हैं मोस्टली, लेकिन ये ब्राही जो है ये द्रविडियन ग्रुप की है। इस ब्राही भाषा के कारण ही बहुत पहले एक हिस्टोरियन ने थियरी दी थी कि सिंधु घाटी सभ्यता में तमिल भाषा का ही एक वर्जन बोला जाता था, एक पुराना वर्जन या फॉर्मेट उसमें बोला जाता होगा। आज से लगभग 2 साल पहले इन्हीं रिसर्चर ने एक और पेपर पब्लिश किया था और ये भी तब काफी चर्चा में रहा था। उसमें उन्होंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ये लिखावट है और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये लोगोग्राफिक है, ना कि फोनोग्राफिक। दोनों में फर्क क्या है आपको सिंपली समझा देता हूं। देखो, फोनो मतलब होता है सुनना, श्रवण शक्ति जो होती है, दैट इज फोनोस इन लैटिन। तो फोनोग्राफिक भाषा वो होगी जिसमें बोलकर शब्दों को बताया जाता है। तो जैसे हिंदी, इंग्लिश, ये सभी फोनोग्राफिक भाषाएं हैं। अगर मैं यहाँ पर मान लो कि मेरा नाम लिख देता हूं महिपाल, तो इसमें म, ह, प, ल, ये सब अलग अलग सिलेबल्स हैं। इनका अपने आप में एक अलग मीनिंग होता है, लेकिन जब ये साथ में जोड़कर उच्चारित किए जाते हैं तब इनका एक मीनिंग निकल कर आता है, महिपाल। लेकिन अगर महिपाल के लिए मान लो मैं एक अपनी अलग भाषा बनाऊं और उसमें मैं एक लोगो बना दूं अपना, जैसे कि बस ये लोगो हो गया मेरा, ठीक है, रैंडम कुछ भी बना दिया मैंने, तो इसका मतलब है महिपाल, है ना। लोगो तो समझते हो ना आप, जैसे आजकल हर बड़ी कंपनी का एक लोगो होता है। भाई यहाँ पर आप जो ये देख रहे हो ये पाथफाइंडर का लोगो है, तो वैसे ही पेप्सी, कोका कोला, सभी के लोगोज होते हैं और लोगो के माध्यम से पहचान बनती है। तो ये जो इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है ना, ये लोगोग्राफिक है, यानी कि इसमें शब्द ऐसे नहीं लिखे जाते, सिलेबल्स जोड़कर शब्द नहीं बनते, कुछ भी उच्चारित नहीं होता, बस ये लोगो बने हुए हैं और इन्हीं से ये स्क्रिप्ट काम चला लेती है। इस प्रकार की भाषा को सिमैसियोग्राफिक भी कहते हैं। सिमैसियोग्राफिक का मतलब होता है कि साइंस के माध्यम से भाषा चलाना। इसका बेस्ट उदाहरण मैं आपको बता दूं, इमोजीज जो आपके मोबाइल फोन में आप सब इस्तेमाल करते होंगे। अब ये इमोजी जो है ये एक प्रकार की सिमैसियोग्राफिक भाषा है। इसमें कुछ भी लिखा नहीं है। अब आपको अगर फोन पर मतलब मैं ये मैसेज करूं तो आप अपने आप समझ जाओगे कि ये स्माइल कर रहा है, कोई खुश है आपसे। अगर ये सैड फेस है तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये उस चेहरे से, इस डिजाइन से आपको पता चल जाएगा, इस साइन से आपको पता चल जाएगा कि ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये होता है सिमैसियोग्राफिक या लोगोग्राफिक भाषा। इसका एक यहाँ पर इलस्ट्रेशन दिया गया है, इसको कंपेयर किया गया है जैसे जो ऑफिशियल नोटिंग्स होती हैं उसके माध्यम से। तो ये आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। ये सब उसी रिसर्च पेपर से मैंने फोटोग्राफ्स आपके सामने अभी रखे हैं। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये जो भाषा है हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में डिसाइफर हो जाए, तब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद करो कि उससे पहले पहले आप गवर्नमेंट जॉब ले लो ताकि आपको ये पढ़ना ना पड़े। तो इसी उम्मीद के साथ हम इस लेक्चर को आज समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक बताना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को, पाथफाइंडर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
आपके एक लाइक और कमेंट से मेरा मनोबल काफ़ी बढ़ जाता है जब मैं देखता हूँ कि अच्छे फीडबैक या मतलब क्रिटिसिज्म भी आप करते हैं, अगर सभ्य भाषा में करेंगे तो आई ऑलवेज अप्रिशिएट इट। तो जो भी कमी आपको लगती है आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए। कोई टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं, किसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट्स में बताइएगा। तो हम बेहतर से बेहतर लेक्चर्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे और इसी तरह के अच्छे लेक्चर्स आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएंगे। यहाँ पर यूपीएससी के देश के जो बेस्ट टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं। तो जिन टीचर्स से आप पहले सोचते थे कि हम पढ़ने दिल्ली जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, वो सभी टीचर्स अब अनअकैडमी ऐप पर पढ़ा रहे हैं। तो आप इनकी क्लासेस अटेंड कीजिए। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती है यहाँ पर, कंप्लीटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इसका। लेकिन अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेकर टाइम टेबल और शेड्यूल के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। इसमें आपकी जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी करवा दी जाएगी। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन अभी 50,000 से भी कम प्राइस में अवेलेबल होगा। इसमें आपको जीएस प्रीलिम्स मेंस दोनों की क्लासेस, दोनों के लिए टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड किताबें, ऑप्शनल की क्लास और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। याद रखिए कि अगर आप महिपाल कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट प्राप्त होगा और ये प्राइस आ जाएगी, नहीं तो इससे 10% एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शंस आपको देखने को मिलेंगे अनअकैडमी पर। आइकॉनिक में फर्क ये है कि यहाँ आपको एक मेंटोर के द्वारा पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी, जीएस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। आप जो भी कोर्स लें प्लस या आइकॉनिक, उसमें अगर आप ये कोड यूज़ कर लेते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये इनकी प्राइसेस हैं, यहाँ लिखी हुई हैं। ये प्राइस आपको पे नहीं करनी है, कोड लगाने के बाद आपको ये प्राइसेस पे करनी होगी। लेकिन बेस्ट अभी यही रहेगा कि आप जीएस और ऑप्शनल दोनों का जो कंबाइंड कोर्स है उसे अवेल करें। अभी इन कोर्सेज पर ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है, प्रिंटेड किताबें फ्री में मिल रही हैं, बहुत सारे नए ऑप्शनल के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी शुरू करी जा चुकी है। अभी कुछ और एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिल रही है। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बैच ज्वाइन कर लीजिए। हर हफ्ते नया बैच बनता है, 1 ईयर 2 ईयर जो भी आपका टारगेट है 2022-23 का एग्जाम, उसके अनुसार बैचेस को ज्वाइन कीजिए। 2021 का टारगेट है तो उसके लिए भी रिवीजन बैचेस चल रहे हैं और इन्हीं में से जो फिनिक्स बैच है उसमें मेरी मिडिवल हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। कोई भी प्लस सब्सक्राइबर मेरी क्लास अटेंड कर सकता है। तो अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे मिडिवल हिस्ट्री के कोर्स का लिंक मिल जाएगा। डू एनरोल फॉर दैट। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप इस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए प्लेटफॉर्म पर सभी क्लासेस आपके लिए ओपन है वंस यू गेट द सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर कोर्स है मिडिवल हिस्ट्री का, इसमें मैं केवल 7 दिन में मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। 12 घंटे की हमारी क्लासेस होंगी टोटल। तो थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखिएगा मेंटली, मतलब इस तरह की लंबी क्लासेस के लिए। और ये 19 अगस्त से शुरू होने वाला है। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका फ़ायदा उठाइए। रविवार को कॉम्बैट आने वाला है, इसमें हिस्सा लेकर अट्रैक्टिव गिफ्ट्स और स्कॉलरशिप दोनों जीत सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।